So let's just start from where we have left. This is lecture 2 on the right to freedom, and we have several things which we are going to discuss, different manifestations of right to freedom of speech and expression, how it is interpreted by the court in different ways. And then also we are going to discuss about the grounds of restrictions on several fundamental rights under Article 19. The ground of restrictions has been mentioned from 19 clause 2 to 19 clause number 6. Now let's just revise a little what we have already discussed before. अपन ने पहले देखा कि राइट टू फ्रीडम होता क्या है, ठीक है। फ्रीडम किस तरह से मैनिफेस्ट होता है और किस तरह से मैनिफेस्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये अपन डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके पढ़ेंगे अभी, बट फिर भी इन अ मेजर एंड अ ब्रॉडर वे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 है जिसके अंदर क्लॉज नंबर 1 है। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1। अब यहां पे क्लॉज सब क्लॉज ए से लेकर जी तक डिफरेंट फ्रीडम्स को मेंशन किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार, सोचने का अधिकार, ये सब स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आते हैं। दूसरा तरह का राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म assemblies, right to move in any part of India, right to reside in any part of India, and then you have the right to profess any right to profession, basically, where you can go on making anything as your career, anything as your profession, but all of them must be limited and restricted by several grounds, and those grounds are mentioned here. They are categorized into two categories. We have categorized it into two categories. If you see the 8 and 9 limitations or the restrictions which are there on fundamental right of freedom under article 19 1A to G, इन सारे राइट्स में देखेंगे तो जो लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे कुछ हैं रिस्ट्रिक्शंस जो नेशनल इंटरेस्ट बताती हैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट क्या है, इसमें रहता है कि इफ एनी ऑफ योर स्पीच और एक्सप्रेशन हर्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, या फिर आपने एक ऐसी असेंबली बना दी जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हर्ट कर रही है या पब्लिक ऑर्डर को हर्ट कर रही है, या इन एनी वे इट इज प्रिजुडाइजिंग इंडिया इन द आईज ऑफ एनी फ्रेंडली नेशन। कोई भी हमारा ऐसा फॉरेन नेशन है, कोई भी ऐसे फॉरेन कंट्री है जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हिस्टोरिकली हमारे टाइज बहुत अच्छे रहे हैं, यूएस है, रशिया है, इंग्लैंड है, और अपन ने कुछ एसोसिएशन ऐसा बना दिया यहाँ पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का यूज करते हुए उनकी इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं या फिर उनके रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं, तो अपने रिलेशंस उनसे बिगड़ेंगे। इंडिया और कनाडा का रो चल रहा था अभी, वो लोग कह रहे हैं कि राइट टू फ्रीडम हमने दे रखा है अपने देश में, जो भी सोचना है करना है करो। वहां कुछ खालिस्तानी बैठे हुए हैं जो क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया में पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। अब ये तो फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा विल सर्टेनली बी हर्ट। तो ये हमको सोचना होगा, कोई हमारे साथ करे तो हमको बुरा लगेगा। अब कुछ आतंकवादी जो विदेश में बैठे हुए हैं और वो चाहें कि इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी को हम कैसे क्रिएट कर दें, किस तरह से हम कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ स्पीचेस के थ्रू या फिर कोई एसोसिएशन के थ्रू या कोई असेंबली के थ्रू हम इंडिया में किसी ना किसी तरह से पब्लिक डिसऑर्डर या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हर्ट करने की कोशिश करें। अब ये सब हो कहां से रहा है, ये सब एक फॉरेन लैंड से हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी बनती है उस कंट्री की। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर दीज पीपल आर ऑपरेटिंग, फ्रॉम वेयर दीज पीपल आर बेस्ड, हु आर ट्राइंग टू हर्ट द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, ट्राइंग टू प्ले विद द सिक्योरिटी एंड द पब्लिक ऑर्डर ऑफ इंडिया। सो फ्रेंडली रिलेशन जो इंडिया के साथ है वो उनका बिगड़ेगा। द फ्रेंडली रिलेशन इज रियली गोइंग टू गेट हर्ट बिकॉज they are not taking proper actions against those people who are trying to hurt the unity, integrity in India, is trying to
aggregate the public order situation and try to create resentment within the communities in India. This happens from Pakistan. That's why we do not have proper relations with Pakistan, because their state do not take proper steps against the terrorists who are conducting and are based here and conducting operations against India. The same row has came up with Canada now. So it is very important that our land, India, must not be used to create any disturbances in any friendly countries. So this is one of the ground on which restrictions can be imposed on your fundamental right of speech, expression, assembly, association, whether you are residing or moving or on any profession you are taking part in. Then in the interest of the society, there are several grounds mentioned: decency, morality, then you have the contempt of court, defamation and incitement of offense. These are the grounds. In the interest of society, several restrictions or limitations are imposed. What are those limitations? What are those restrictions? If any of your speech is obscene, you have been given the freedom of expression, but you make an obscene film or an obscene magazine and circulate it, which creates negative image of women or objectifies women, or negative image against a particular community, against a particular class, this is going to create negativity in the society, resentment in the society. It may also result in disorder in the society. So on the basis of morality and decency is, of course, it depends from society to society and from times. What was considered as decency and morality 50 years back is not considered decency and morality now. What is considered decency and morality in the United States is not considered as decency and morality in India. So this is a time and space concept. It changes with time and space. So decency and morality, if the government thinks or the parliament thinks that anything is coming in the way of decency and morality of the present standards of the society, that can become a legible ground, a legal ground, a legitimate ground to limit or restrict the fundamental right of freedom mentioned in Article 19(1) from A subclause to subclause number G here. So those are several restrictions, reasonable, as we call them, reasonable restrictions. Something to be very reasonable must not be arbitrary. Must not be arbitrary. अपन ने ये लास्ट लेक्चर में देखा था आर्बिटरीनेस. फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, it simply means the absence of state control. Wherever there is absence of state control, freedom will be there in the same degree. The more state control is there, the less will be the freedom. That simply means freedom is inversely proportional to state control. The more state control, the less will be freedom. The less state control, the more will be freedom. अब स्टेट है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं स्टेट को टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर. सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है स्टेट की? सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है स्टेट की? टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी विद इन द कंट्री. लोग रह रहे हैं और उन्हीं की सिक्योरिटी अगर स्टेट ना कर पाए इंटरनली एंड एक्सटर्नली, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ अ स्टेट. उस समय जब स्टेट बनना शुरू हुए, वो क्यों टेरिटरीज खींची गई? अगर अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, दिस इज माय, दिस इज योर्स, ये हमारी है, ये आपकी है. वन ऑफ द बिग रीजन वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल लिविंग इनसाइड दिस फ्रॉम these people. They would come and attack. That's why this state
it have stretched its own boundaries, made an army, and once it is made, the people inside were protected, they were given security. Once the security was ensured, then came the administration and the efficiency and administration. Then came different departments related with internal security, with water, with education, with health. But until and unless the state can protect its citizen from outside attack, there is no meaning of a state. Second important thing, the state must protect its people from within. Within the country, one faction is fighting against another faction, or one section or class is fighting against another section of class. Internal disturbance. What's the meaning of state? So पहला सबसे important जो काम होता है किसी भी स्टेट का, वो होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स. एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स से जो नागरिक हैं उनको बचाना स्टेट का पहला सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है. राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सब कुछ बाद में आता है. ठीक है. ये स्टेट को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी दी गई है, जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी गई है कि भाई आपको प्रोटेक्ट करना है, तो किस तरह से स्टेट प्रोटेक्ट करेगा? क्योंकि अगर ज्यादा प्रोटेक्शन देने लगेगा तो स्टेट कंट्रोल हो जाएगा कि ये तो हर बात में क्या कहते हैं, रोक रुकावट है, हम पेपर में कुछ नहीं छाप सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हर बात में ऐसा बोल दिया जाता है कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक डिसेंसी को हर्ट कर रहा है, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हर्ट कर रहा है, या पब्लिक ऑर्डर को हर्ट कर रहा है. तो इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं जहां आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं विच आर ऑल्सो इन लाइन विद द ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल बेसिक ह्यूमन राइट, बिकॉज राइट टू फ्रीडम को अगर आप देखेंगे तो इट हैज सेवरल ह्यूमन राइट्स विदाउट विच a person cannot grow to his optimum or to her optimum potential. अपने ट्रू पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का राइट तो होगा कम से कम. दैट राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट इफ दैट राइट गोज आउट ऑफ प्रपोर्शन, मतलब आप कहीं पे कुछ भी एक्सप्रेस करने लगे which can create problem of decency and morality in the society or public order, then it becomes a problem. तो हमेशा बैलेंस बना के रखना पड़ता है आपके फ्रीडम पे, क्योंकि भाई ये जो फ्रीडम है ये आपके डेवलपमेंट के लिए, और जब लोगों का डेवलपमेंट होगा तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा. बिना लोगों के डेवलपमेंट के देश का डेवलपमेंट नहीं होता है. तो लोगों का डेवलपमेंट which also means the development of the country, what is needed is that the people have the freedom to express. Until and unless you have the freedom to think and express and to move and to reside and to do all these things, scientific discoveries कहां से होंगी, एजुकेशन और हेल्थ प्रॉपर कहां से होगी? तो फ्रीडम इज वेरी मच नेसेसरी इन अ कंट्री. अगर आपको किसी कॉलेज में पढ़ने जाना है तो देखिए आप कितने सारे राइट्स यूज कर रहे हैं. If you want to go to, let's say you live somewhere in UP, Lucknow, and you have been admitted into a college, let's say Indian Institute of Science, which is in Bangalore, और आप उस पे बायोलॉजी में या फिजिक्स में या किसी भी चीज पे यू हैव टू डू योर रिसर्च. तो पहली चीज होगी राइट टू मूव. अच्छा, राइट टू मूव, राइट ऑफ द मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड राइट टू रिसाइड, दे गो साइमल्टेनियसली. ये दोनों राइट ना साथ में चलते हैं. अगर आपको किसी एरिया में रुकने के लिए मना कर दिया जाता है तो राइट टू रिसाइड तो आपका हर्ट हो ही रहा है, राइट टू मूवमेंट भी हर्ट हो रहा है, क्योंकि दे आर प्रेशराइजिंग यू टू मूव आउट नाउ. नेगेटिव राइट भी तो होता है, राइट टू मूव एंड देन रिस्ट्रिक्शंस इज पुट. तो मान लीजिए आप लखनऊ रहते हैं तो राइट टू मूव सबसे पहले आपका, अगर आपका राइट टू मूव ही नहीं दिया तो आप लखनऊ से लेके बेंगलोर पहुंचेंगे कैसे? सो राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक तो ये राइट आपने पहले यूज किया अपना. उसके बाद जब आप लखनऊ से बेंगलोर पहुंचे तो वहां पे रहेंगे भी तो पढ़ने के लिए, कॉलेज में एडमिशन, तो राइट टू रिसाइड,
ठीक है, आपका राइट टू रिसाइड भी यूज हो गया। उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ेंगे तो अलग अलग एसोसिएशंस बनते हैं कि भाई ये आर्ट एंड कल्चर का एसोसिएशन है, ये पॉलिटिक्स का एसोसिएशन है। अगर आपको राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं दिया जाए तो वो भी हो गया, नहीं कर पाएंगे आप। भाई कोई सोसाइटी बनती है ना, आपकी फिजिक्स सोसाइटी है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी लेट्स से। अब आप उस ग्रुप या उस सोसाइटी के मेंबर हैं, दैट इज एन एसोसिएशन। अगर आपको राइट ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो आप तो फिर नहीं बना पाएंगे ना कुछ भी ग्रुप्स। तो आपने राइट टू मूवमेंट यूज करा अपना विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन राइट टू रिसाइड यूज करा, देन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूज करा। अब आप वहां पे पढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ा रहा है वो अपने व्यूज तो प्रोपोगेट करेगा, जो किताबों में लिखा हुआ है वो व्यूज तो आपके सामने आएंगे। व्हाट इज दैट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट अ पर्सन हैज इंटरप्रेटेड freedom and interpreted state security in a particular manner, then it is going to write it down in a book and then propagate it. It may come into the circulation in the wider society. Also it can become the part of the curriculum. So right to move, right to reside, right to form association, then right to freedom of speech and expression. And once you have learnt all those ideas, you will have your own ideas and then you will move out in the world and speak about it. तो आपका यहां से लेके यहां तक कॉलेज में पढ़ने का आप पूरा अपना रास्ता देखिए, आपने कितने राइट्स यूज कर लिए हैं। और वो सब के सब आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 के सब क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज जी तक मेंशन्ड है। अगर ये आपसे छीन लिए गए तो आप मान लीजिए आप कुछ नहीं हो पा रहा, फिर ना आप मूव कर पाएंगे, ना आप रिसाइड कर पाएंगे, ना आप वहां पे जाकर प्रॉपरली पढ़ पाएंगे, स्पीच और एक्सप्रेशन कुछ नहीं होगा। और ये कौन है जो इन सबको खींच सकता है, आपसे अलग कर सकता है? वो है स्टेट। बिकॉज दीज राइट्स, these restrictions are made on the state, on the people of course, but these are given against the state, that the state must not snatch from you any of these rights to freedom. तो स्टेट आपको रोक नहीं सकता है टू मूव फ्रॉम लखनऊ टू बेंगलोर, स्टेट आपको रोक नहीं सकता है टू रिसाइड इन बेंगलोर एंड टेक एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ योर चॉइस। देन व्हेन वी से द कॉलेज ऑफ योर चॉइस इज आल्सो राइट ऑफ एक्सप्रेशन। आप जब वोटिंग करने जाते हैं तो आप कौन से राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने? अगर वोटिंग को ठीक से इंटरप्रेट करा जाए तो यू आर यूजिंग योर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज वोटिंग एक तरह से बताता है दैट यू हैव योर ओन व्यू पॉइंट ऑन समथिंग, यू लाइक अ पर्टिकुलर कैंडिडेट बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड व्हेन यू आर वोटिंग, व्हेन यू आर you are actually inside the voting booth, और जब आप वो बटन दबा रहे होते हैं किसी के नाम के सामने, you are expressing your view। वो बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइड वे में किया जाता है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है वो, कि आपको वहां पे खड़े होकर डिबेट देने को नहीं कहा जाता कि ये कैंडिडेट क्यों पसंद है आपको, बट आपको सिर्फ पूछ लिया जाता है थ्रू वोटिंग, ये वाला कि वो वाला, बट उसके पीछे पूरी थिंकिंग है कि नहीं? सो वोटिंग इन अ वे इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग योर व्यू पॉइंट। सो इतने सारे राइट्स, अधिकार जो हैं वो आपके यूज होते हैं व्हेन यू मूव फ्रॉम लखनऊ टू बेंगलोर टू टेक एडमिशन एंड स्टडी। नाउ कम्स द स्टेट कंट्रोल। अगर स्टेट हर चीज में कंट्रोल करने लगेगा, आपके मूवमेंट में, आपके एडमिशन को लेने में, या फिर आपके कोर्सेज को चूज करने में, और एक बार जब आप पढ़ के आ गए हैं तो आपके व्यूज को एक्सप्रेस करने में, या फिर आप जब पढ़ रहे हैं तो उसके करिकुलम में ही उनने छाटा पीटी कर दी कि ये पढ़ाओ ये मत पढ़ाओ। तो स्टेट का जो कंट्रोल है वो हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा राइट टू फ्रीडम से। और स्टेट का जो कंट्रोल है
इसको किस तरह से अपन कंट्रोल करते हैं? अपन ने देखा फ्रीडम इज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल, बट टोटल एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल, तो फिर वी विल हैव द फ्रीडम टू डू एनीथिंग वी वांट. दैट इज व्हाई वी आल्सो नीड सम स्टेट, बट द स्टेट मस्ट नॉट बी आर्बिटरी. नो आर्बिटरीनेस. The state must not be arbitrary, or the reasonable restrictions, that simply means the restrictions which are imposed, restrictions which are imposed on your freedom, these restrictions must be reasonable. These restrictions must be reasonable, and for the restrictions to be reasonable, the arbitrariness has to go. Arbitrariness means what? मन धड़ंग डिसीजन जो भी लेना है, मेरे मन में आया मैंने कुत्ता काट के खाया, वो नहीं होना चाहिए. भाई आपके मन में आया अच्छी बात है, यू ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू थिंक. प्रियम्बल में अपन ने पढ़ा था ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. तो यू हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट. आपके मन में आया, पर वो डिसीजन आपके मन में जो आया उसको आपने इंप्लीमेंट करके जो दूसरों के मन में आया उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एक बैलेंस हमेशा रहना चाहिए, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहना चाहिए. दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स. ये जो आपको फ्रीडम दिया हुआ है टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू डिसाइड एंड फॉर्म एसोसिएशंस एंड फॉर्म असेंबलीज, ये सब एब्सोल्यूट नहीं है कि एक बार आपने लिख दिया अब तो मैं करके रहूंगा. नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड ऑन इट. एंड व्हाट आर दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? ये सब decency, morality, contempt of court, defamation, incitement of offenses, security of the state, public order, friendly relation with the foreign state, and the sovereignty and integrity of the nation. इन सबको ध्यान में रख के वो राइट्स दिए जाते हैं. ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फ्रेम्ड किए जाते हैं. बट वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होना चाहिए. दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ नेक्सस, एक संबंध होना चाहिए किसके बीच? जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो ऑब्जेक्ट आपने अचीव करने हैं उसके बीच. फॉर एग्जाम्पल आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हो दैट यू मस्ट नॉट असेंबल फॉर प्रोटेस्ट, नो असेंबली. आप प्रोटेस्ट करने के लिए पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हो ना, रोड पे ही तो प्रोटेस्ट होगा. तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और उसमें से मान लो एक आदमी जिसके पास कट्टा निकला, एक आदमी के पास कट्टा निकला और साफ साफ दिख गया और पुलिस आई और पुलिस ने क्या करा? उस आदमी को गिरफ्तार करा, वहां से भीड़ को कहा अब आप जाओ, हो गया प्रोटेस्ट. अब नेक्स्ट दिन या फिर नेक्स्ट इवेंट पे जब आप परमिशन लेने गए तो पुलिस बोले नहीं नहीं पिछली बार कट्टा मिला था, शायद इस बार भी मिल सकता है, तो हम कोई परमिशन नहीं देने वाले आप, क्योंकि आप पब्लिक ऑर्डर का हनन कर सकते हो, वो कट्टा किसी पे भी चल सकता है, तो नेक्स्ट टाइम भी हम आपको परमिशन नहीं देंगे. दिस इज आर्बिटरीनेस. टू मेंटेन सिक्योरिटी विद इन द स्टेट इज द वर्क ऑफ पुलिस. तो ये पुलिस को इंश्योर करना है कि कोई कट्टा मिले या ना मिले, अगर मिले तो उसे गिरफ्तार कर लो, और अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस एरिया को अपने क्यू मैनेजर्स के साथ या फिर अपनी सिक्योरिटी में टाइट करो, और हुएवर इज एंटरिंग दैट प्लेस कीप एन आई ऑन देम, चेक देम, दैट इज योर ड्यूटी. बट पुलिस कल को आके मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकते हैं कि भाई वो तो पिछली बार मिला था इस वजह से हम इस बार नहीं करने देंगे या आगे फिर कभी नहीं करने देंगे. भाई हमारा तो राइट टू फ्रीडम है टू असेंबल एंड शो अवर डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लॉ.
और वो पीसफुली करना चाहिए। बट किसी एक आदमी के पास कुछ हथियार अगर मिल गया और उस बेसिस पे अगर वो पूरा प्रोटेस्ट को पुलिस ने तितर बितर कर दिया या फिर अगली बार भी परमिशन नहीं दी, नाउ दैट इज आर्बिटरीनेस। अब आप वो काम कर रहे हैं जो आपका मन चाह रहा है। भाई प्रोटेस्ट है, कोई भी आदमी आ सकता है वहां पर, कुछ भी हथियार लेके आ सकता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू सी। बट नाउ सी, इफ यू वांट टू हैव अ प्रोटेस्ट और पहले से ही जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर वो बहुत खराब है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, दिल्ली में राइट्स चल रहे हैं, और फिर आप पुलिस के पास जाओगे, सर ऐसा है कि प्रोटेस्ट करना है, परमिशन दे दो, तो पुलिस वाला कहे भाई देखो ऐसा है, अभी घर बैठो, अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, बिकॉज पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे वैसे ही बादल मंडरा रहे हैं। एंड नाउ आप नए वो लेके आ गए हो। भाई आपकी आपकी पर्सनल प्राइवेट सिक्योरिटी जो है आपकी खुद की, यू आर नॉट सिक्योर इफ यू गो ऑन द रोड बिकॉज देयर आर राइट्स, एनीथिंग कैन हैपन। The emotions of people are high. They are already fighting. In such a way, you should sit at home rather than coming on road and protesting. Use other ways. Go on internet. Write an article in the newspaper. Go on Facebook or Instagram or whatever you want and express whatever you want to express there. But to come on road, form an assembly and protest on the road, now that is not permissible and that is reasonable also. बिकॉज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है या फिर उनके थ्रू दूसरे की भी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो पुलिस या फिर प्रशासन हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हमेशा रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिटरी नहीं होना चाहिए। मतलब स्टेट कंट्रोल उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं, हमेशा उतना ही होना चाहिए। और दूसरा, फार फेच्ड नहीं होना चाहिए। जो भी रिस्ट्रिक्शन आपने लगाई है और जो भी ऑब्जेक्ट आप अचीव करना चाह रहे हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन आपने लगाई है कि भाई हम आपको असेंबल नहीं होना देंगे सीएए के अगेंस्ट, क्योंकि पहले से ही माहौल खराब है, ये आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ताकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, ताकि डिसेंसी मेंटेन रहे, ये भी ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्जेक्ट के बीच नेक्सस दिख रहा है। बट पहले वाले केस में क्या हुआ था? नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल पीसफुल, एंड यू वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम लॉ विच इज ब्रॉट बाय स्टेट, और आप असेंबली में आते हो, आप एक असेंबली बनाते हो, आप असेंबल होते हो, आप रोड पर आते हो और पुलिस से परमिशन मांगते हो, और वहां पर किसी के जेब में कट्टा मिल जाता है, तो पुलिस आगे के सारे प्रोटेस्ट को रोक देती है कि नहीं अब तो नेक्स्ट वीक भी नहीं करोगे और उसके अगले वीक भी नहीं करोगे। तो जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाई और जो ऑब्जेक्ट आप अचीव करना चाहते हो, क्या उनके बीच समन्वय है? इधर समन्वय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आर फार ग्रेटर एंड फार मोर एंड दे आर हर्टिंग एंड अब्रिजिंग और infringing the fundamental right of freedom to assemble। तो ये जो restrictions हैं इनको भी उतना ही होना है जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। अगर एक आदमी के पास कोई हथियार मिला तो पूरी असेंबली को रोक नहीं दिया जाता, उस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और दूसरों को चेक कर लिया जाता है कि भाई इनके पास भी तो नहीं है, और ये इंश्योर किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम कोई हथियारबंद आदमी यहाँ पे ना आए। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। ऐसा नहीं होता कि आप प्रोटेस्ट ही बंद कर दो। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका कि सिक्योरिटी मेंटेन करना, जब वो फार फेच्ड हो जाता है कि सर वो तो हम सिक्योरिटी मेंटेन करवाना चाह रहे थे इसलिए हमने आने वाले सारे प्रोटेस्ट पे क्या कर दिया? रोक लगा दी। इस तरह से नहीं चलता है काम कि हमने आने वाले सारे प्रोटेस्ट पे रोक लगा दी। दैट सिंपली मीन्स द नेक्सस between the restrictions and the object are not proper, they are far-fetched। वो immediate दिखना चाहिए, ऐसा far-fetched नहीं दिखना चाहिए कि because
ये हो जाएगा और हमारे दिमाग में ऐसा था तो वी हैव डन इट, नॉट लाइक दिस। सो ऑलवेज रिमेंबर देयर हैज टू बी नो आर्बिटरीनेस एंड देयर हैज टू बी रीजनेबलनेस, और ये केस बाय केस चलता है, इसकी कोई स्ट्रेट जैकेट डेफिनेशन नहीं है। कुछ कुछ दिया हुआ है जैसे ये सब विच आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन अ वेरी ब्रॉडर वे, केस बाय केस में इसको इंटरप्रेट किया जाता है। सो सबसे ज्यादा अगर एडमिनिस्ट्रेशन में किसी चीज का पंगा होता है तो वो यही होता है कि भाई राइट टू फ्रीडम है हमारी, और इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें। इफ यू आर लेट्स से द एसडीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, कोई आदमी कुछ भी करना चाहता है तो पहली चीज यही आती है कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएं। रिस्ट्रिक्शंस तो हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पावर है, बट इट हैज टू बी रीजनेबल। तो हमको देखना होता है कि कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, कोई असेंबली बनाना चाह रहा है, वो बिल्कुल बनाए, उनका फंडामेंटल राइट है। हमारा भी ये ड्यूटी है कि हम उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, बट द रिस्ट्रिक्शंस हैव टू बी वेरी रीजनेबल। और कई बार इसके बीच क्या होता है कि वो जो थिन लाइन होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के चक्कर में कई बार मामला बिगड़ जाता है कि आप तो असेंबली करे हुए थे और पुलिस ने इंश्योर किया हुआ था कि कट्टा वट्टा ना आए, हथियार ना रहें, बट कहीं ना कहीं से एकदम आ गए, और फिर वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाता है कि यार इट इज योर ड्यूटी टू मेंटेन सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर एंड यू वर अनेबल टू। फिर आपका क्या होता है, तबादला कर दिया जाता है या आपको सस्पेंड कर दिया जाता है एज एन एसडीएम या फिर ऐसा एज एन ऑफिसर ऑन ड्यूटी। तो बहुत इश्यूज होते हैं और ये बैलेंस बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड the different manifestations of right to freedom of speech and expression। अब पोएट्स हैं, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं। लेट्स सी पोएट्स, अभी तो स्टैंड अप कॉमेडी भी आ गई है। पोएट्स हैं, शायर हैं, अलग अलग तरह की शायरी होती हैं, अलग अलग तरह की पोयम लिखी जाती हैं, कुछ प्रेम प्रसंग लिखे जाते हैं, कुछ खुदा से रिलेटेड लिखा जाता है, which is spiritual poetry, poetry related to love, poetry related to friendship, poetry there are poets who write about the era when the partition took place। इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था उसके समय की बहुत सारी पोएट्री, शायरी, बहुत कुछ लिखा जाता है, कव्वालियां हैं जो गाई जाती हैं। सो दिस इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। म्यूजिक टचेस योर हार्ट व्हेन दैट पोएम इज कपल्ड विद म्यूजिक, उस पे तो वो गाना बन जाता है एंड इट टचेस योर हार्ट। कितना चलता रहता है, अपन लगाकर सुनते रहते हैं। दिस इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग। देशभक्ति के गाने होते हैं, हर चीज के गाने होते हैं, बट अगर ऑब्सीन पोएट्री लिखो आप उल्टा सीधा, ऑब्सीन सेक्सुअलिटी वाली इमेजेस आप अगर प्रोपोगेट कर रहे हो, अगर आप इस पोएट्री के थ्रू डिसेंट गवर्नमेंट में क्रिएट करना चाह रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ये देखो, पोएट्री कुछ अगेंस्ट द स्टेट भी होती हैं, आज से नहीं लिखी जा रही हैं, बहुत समय से। कोर्ट पोएट्स होते थे, कई बार वो गुस्सा हो जाते थे तो राजा के खिलाफ भी लिख देते थे। फिरदौसी करके थे एक, मोहम्मद गजनी के खिलाफ लिख दिया था इनने, एक दो लाइन लिखी थी, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। तो आप क्या करो ना कि पोएट्री लिखो, पोएट खूब लिखो, पोएम लिखो, पोएट बनो, एंड वॉट एवर यू आर राइटिंग विद इन दिस पोएम, इफ इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज अलाउड। एक है सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये आजादी के पहले, बिफोर द इंडिपेंडेंस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेक्शन 124A ऑफ IPC was very broad. Anything said against the government was considered as contempt. Anything, any idea or expression against the government, even if it is constructive criticism, that was also
considered as a contempt against government and that was punishable. तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ हो ही नहीं, एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल वाली बात थी आजादी के पहले. बट आजादी के बाद बिकॉज वी हैव द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए एंड बिकॉज ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो बने हुए हैं उनको उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ा. तो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी आल्सो गॉट एडजस्टेड बिकॉज ऑफ द राइट टू फ्रीडम मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Now it is not been very broadly interpreted but very narrowly interpreted. Dissent against the government, against the established government, 124A of IPC बोलता है कि किसी भी तरह का dissent, criticism towards the government is allowed, but क्या allowed नहीं है? This is in aggravated form. इन एग्रीवेटेड फॉर्म. और ये एग्रीवेटेड फॉर्म क्या है? व्हाट इज दिस एग्रीवेटेड फॉर्म? सिंपली इफ योर पोयम डिस्पाइट ऑफ क्रिएटिंग डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, if it is so aggravating that it is becoming problem for the public order, public safety or the security of the nation, then a reasonable restriction may be put on the circulation of your poem. अगर आप इतने भयंकर और इतने अच्छे राइटर हैं कि एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट जो है, बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, और आपने एक 4 पन्ने की पोयम लिखी और उसमें इतना तगड़ा क्या कहते हैं कि पब्लिक को झंझोर के रख दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, और उसने डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट लोगों के मन में पैदा कर दिया, क्रिटिसिज्म तो है ही पोयम के अंदर, तो अलाउड है. बट जैसे ही वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट चला जाएगा ना, जैसे ही लोग रोड पे उतर आए और दंगे करने लगे, तो भाई आपकी जो पोयम है, आपने कितनी भी अच्छी लिखी हो, वो सब उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं क्योंकि पब्लिक ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करवा दिया. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, 2 फैक्शंस लड़ लिए आपस में. मान लीजिए 2 कम्युनिटी हैं, अपने देश में तो बहुत सारी हैं, आपस में लड़ती रहती हैं अनफॉर्चुनेटली. सो लेट्स से कम्युनिटी 1 एंड दिस इज कम्युनिटी 2. अब इसमें वॉर हो गई, नॉट वॉर ऑन द रोड बट वॉर ऑफ वर्ड्स. एक निकले भाई, इन्होंने पोयम लिखी अगेंस्ट दिस कम्युनिटी, ये निकले इन्होंने पोयम लिखी अगेंस्ट दिस कम्युनिटी, और फिर इनका जुगलबंदी चालू हो गया. एक पोयम इधर से आती मंडे को, वेडनेसडे को उसका जवाब आता, और ये गंदी होती गई. इंटरनेट पे लोग मजे ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं. दिस टर्न इनटू डिसेंट, देन दैट डिसेंट टर्न इनटू डिसलाइक, दैट डिसलाइक टर्न इनटू हेट्रेड. One community against the other community, they are hating each other now because of this jugalbandi of 2 poets, and they are publishing and circulating everything in public. What do you really think will happen? Even a little, there will be simmering discontent, और ये जो simmering discontent है, it just need a trigger point that a person of one community have slapped the person of another community in some area, and it will start the riots, or it will start the discontent, it will start the fighting between the 2 countries all over the country. So this needs to be stopped. आप कितने भी अच्छे पोएट हो, you have the freedom of expression. हम तो कह रहे हैं आप आगे बढ़ो और नोबेल लॉरेट बनो, नोबेल प्राइज जीतो लिटरेचर का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुगलबंदी कर दो पोयम की और एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट लड़ा दो बिकॉज ऑफ अच्छे पोएट हो और आपको अपना कर्तव्य दिखाना है. डजंट हैपन लाइक दिस. सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस कैन बी मेड on the circulation of your poems. It's a very creative way of changing somebody's mind, making somebody think. If somebody is thinking in one way, you can
start to think in the other way. Over a period of time, if it is being told repeatedly. So you need to pay attention that where things are crossing limit, where the right to freedom is becoming absolute right. This person cannot go to court and say कि मेरी poem पे restrictions लगा दी गई हैं and this is abridging my right to freedom of speech and expression. The court will say, sir, आपको हम जेल में डालेंगे अब आपने अगली बार ये ऐसी पोएम लिखी तो, because it is creating the law and order problem in the country. It is in some or the other way hurting the security of the state. Historical personalities, आप historical personality, we have so many of them. और अब तो war चल रहा है आजकल, मस्त war है between नेहरू जी जो हैं वो सिद्ध पर्सनालिटी थे या नहीं थे, इसी पे लोग कमेंट्स मारते रहते हैं. JL नेहरू widely criticized for many of the things, although the father of modern India. IIT, IIM, फलाना ढिमकना जितना भी आप देखते हैं ये इन्हीं का है. फर्स्ट स्टेज जो रिफॉर्म्स थे देश के अंदर, जो पहला राउंड ऑफ रिफॉर्म्स थे ब्रॉट बाय JL नेहरू. बहुत लर्नेड आदमी थे, इतना लर्नेड प्रधानमंत्री ढूंढना मुश्किल है. भारत उस समय कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं था जब आजाद हुआ था, बट स्टिल वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द tall personality and a statesman throughout the world, respected throughout the world, even in the Western world as well as in the Eastern world. One of the major foundation father of the NAM movement, and so many things you cannot describe. They can have a different and a separate lecture on him. But nowadays what we see, people come up and speak against him. They have criticism against his policies, what he did with China and other policies also. Okay, so they are attacking the historical personality of Jawaharlal Nehru. Same with Mahatma Gandhi. Some people are coming up and saying, why to even call him Mahatma? This is happening. There are criticism, dissent against whatever he did. People are coming up and saying, you know, he have chosen Jawaharlal Nehru as the prime minister, must have chosen Sardar Vallabhbhai Patel, and many thing comes up. So these are the historical personalities. Ab when you are criticizing the historical personalities, that is allowed. If you do not like any of their policies and you criticize them, that it has created some negative impact in the present society, that is also allowed. You have dissent against him, you have hatred against him, that is also allowed. You can keep that hatred in your heart, but the moment you start to make obscene comment, the moment you start to make obscene comments on the historical personality, a reasonable restriction is to stop you. Because you may not like them, you may hate them, keep it to yourself. Do not propagate your ideas openly. You want to come up with a valid criticism, a constructive one, that is allowed. But the moment you start saying unnecessary, obscene things against the historical personality who have been widely respected not only in India but outside India also. Some of the people know India because of them. That's also true. May hurt some of the people, but that's in one way or the other, it's also true. The point is, these historical personalities were tall statesmen, and if you use the obscene comments, images, wordings, poems against them, that is not allowed. Reasonable restrictions are always made against any of such comments. Then comes
the transgenders, they have their right to dress in whichever way, shape and form they want. You have already seen, must have seen since childhood, how they dress, how decorative they are when it comes to their mannerism and uh, their dresses. But it should not be done against the morality. It must not be done in a way that it hurts the public decency. This has to be kept in mind. They must not be stopped from expressing themselves, but they have to also be in the limit. National flag and national anthem, there have been many incidences now that some people just do not want to stand for national anthem. All rise for national anthem. Some people keep sitting, and then the other people start to beat them or to say nonsense to them. Is it allowed? Is it not allowed? All these things, because the national flag, the national anthem, they are the symbol of patriotism, they are the symbol of our country, and they needs to be respected. But then if you allow the national flag to be used in whichever way you want, there can be incidences of disrespect also. In the United States, they also allow the burning of the national flag as a protest. If you are protesting against the government and you burn the national flag of the United States, चौराहे पे खड़े होके, that's also allowed in the US, but that's not the decency and morality standards in India. We do not allow the burning of our national flag, our tricolor, because you just want to protest against the government, or you want to show your dissent against the government. So the national flag has to be respected and highly respected, but at the same time its use is also restricted so that there shall be no disrespect. There is a flag code, although it doesn't have all the equipments to protect the integrity of the national flag, unity, but whatever it has, in whichever way it is doing, the flag code has been of a great use for maintaining the respect of the national flag. So again, you have the right to freedom of patriotism also. You can express your feelings and love for the country by flying the national flag, but after flying the national flag, if you throw it on road, if you use it in some or the other way and you do not respect it properly, that is just a piece of cloth, then you have to pay attention. थोड़े समय पहले सचिन तेंदुलकर का शायद जन्मदिन था, तो उन्होंने इंडिया वाला केक काट दिया था, सो उस पे एक सीन बन गया था. नाउ दीज आर डिबेटेबल टॉपिक्स, that you are showing your respect towards the country by making a cake of that color, but to cut it and then eat it and distribute it, is it decency or not? Now that's debatable, but ऐसे ही questions arise होते हैं when it comes to the respect of national flag and national anthem. Right to silence, right to express speech. See, expression, when we call the word expression is wider. This word expression is far wider than speech. Speech एक छोटा पार्ट है, expression एक बहुत बड़ा पार्ट है. The expression can be done through acting. Expression can be from word of mouth, which is called as speech. Can be done through gestures, through acting, through writing, in whichever way, making a film, making a documentary. Expressions can be that's how it is been inside the article 19(1)(a), that it is very broad. When you take the term expression, can be done in whichever way, shape or form you want, but speech is limited. So when we talk about right to silence, when you have the right to speak, there is also a negative right, that you have the right to be silent also. You cannot be forced to speak, and if somebody is forcing you to speak, that also in one or the other way is infringing your fundamental right. You have the right to be silent. Also, you have the right to be not part of any association or part of any assembly. सबके नेगेटिव राइट्स हैं.
You have the right to move freely within the country, but at the same time somebody cannot kick you out of one from one place and tell you to move out if it is done by state. If you are illegally occupying somebody's residence and he kicks you out of the residence, then that's not abridging your fundamental right. Again, if he does it in such a way that he causes physical injury to you, he may go to jail for that. But you have to move out of the premises because you have been illegally occupying it. So always remember, a right is not absolute. Right to silence is as much a fundamental right as the right to speech and expression. You have all the right to keep quiet. Even in places, you must have seen in the movies and documentaries, वो courts में होता है ना कि do you want to speak something? They say no, I want to keep quiet on this. So it's their right to be quiet. You have the right to silence. Receive information. You can receive so many information. The whole press and media works on this. The judgment of the Supreme Court and the High Court, they are public documents. Once they have been made and been circulated, they are not kept privately. They have been circulated. So you have the right to receive information that what is happening within the country. So right to information comes here. You have all the right to seek for information from the state, and the state is duty bound to tell you the information which you seek. So receiving information is a paramount right of the press. Unless press receives the information and disseminate it in the public, what is the meaning of freedom of press? So we also have the freedom of press. If you see the Constitution of the United States, from the First Amendment, it clearly specifies freedom of press. In India, freedom of press has not been specifically written or separately written, but it has been interpreted within the freedom of speech and expression. But in United States, the freedom of press is specifically written in the Constitution. They consider it to be the fourth pillar which keeps an eye on all the three organs, judiciary, executive and legislature. And this has been one of the fundamental link between the ruling government and the people. Press. That's why they have used it specifically in their constitution, the freedom of press. There is also no restrictions on the freedom of speech and expression in the US, but case by case they see it. If there is a need to put a restriction, they put it. But in our constitution, we already have a list of restrictions. So freedom of press is very much necessary, and freedom of press is zero until you have the right to receive information. Press people, they receive information from the government. They have the right to receive information from the government organizations and institutions about their decisions, about their funding and everything. At the same time, the citizens also have the right to seek information from any government department through RTI, right to information. Without this receiving information clause within the constitution, the freedom of speech and expression dies down, because until you have the information, how will you make your own viewpoint? See, recently there was this case of electoral bond scheme in the Supreme Court. So what happened? It started to say, Supreme Court said that the State Bank of India, which was issuing these electoral bonds, must submit all the information to the court, to the Election Commission. What is this? Right to seek information. We want the information. Tell who have given how much money to which political party. This information was seeked. That was put into the public domain. Now everybody knows which person or which organization has donated how much money to which political party. Earlier it was all hidden, but now it has been made public. So again,
receiving information, until the press receives the information with the help of the Supreme Court, the SBI has to put the information in the public domain. And once it is the public domain, what has happened? The press has received the information, and the press, when it has received the information, then it has formed its viewpoint that which political party have got the maximum donation from which person, and then they can form links like, okay, this is the connection, okay, that is the connection, oh, there this person was profited, there he was given undue advantage. So to form your viewpoint, which is very much necessary for expressing, you need to receive the information first. If you are blank, sitting in a room with no information, how would you form a viewpoint of your own? So receiving information, that's another manifestation of freedom of speech and expression. You also receive information on MPs and MLAs. It has become, they are duty bound. The people who are about to fight the election for the member of parliament and the legislative assembly, they are duty bound to make public several informations related with their criminal record, if they have gone to jail or some criminal proceedings are going on against them or not, the property they hold, the property their children and their spouse hold, this is also important. How they are, they are sort of what we can call eligible to be the member of parliament and the legislative assembly. That information also they need to put in the public domain. So about their finances, about their criminal background, about their eligibility to be the a candidate standing in the election of member of parliament and the legislative assembly, these information needs to be made public so that the public knows about the candidate and then form a viewpoint and then can vote. The educational qualification of such people, that is also important. So until and unless you provide the educational qualification, the financial background, the criminal background of a person, how would the public form view against or in favor of a candidate? So receiving information is very important, and so is voting. Voting also, as we have already discussed, a freedom to express your viewpoint. Why are you choosing one candidate over the other? It is because you have the freedom to express, and that expression is also seen through voting, that the public has expressed their desire to form this government or give majority to that government or to elect this person from this constituency. So I hope these manifestations, different manifestations of freedom, you have understood. Also, if we see the public servants, do they have the right to form associations or express? Their rights are limited because of the public duty they are in. Because they are in the service of the state, let's say police, and the essential services. What is essential services? The police, doctors, the army. If they start to have the freedom of speech and expression, who will maintain law and order? The police has been asked to maintain law and order and fire the gas shells, and some of the policemen comes up and says, no, I don't feel like doing it because I have the freedom of expression and this is the way I am expressing that I am withholding from my duty. I am not firing the gas shells. If such a situation arises, then how would the state maintain its own security, internal security and the external security also? So it becomes paramount and important to restrict the freedoms of people
in the service of the state, especially the essential services. It is not as if they do not have the right to freedom of speech and expression, or the right to form associations, or right to move wherever they want, but those are restricted whenever there is a need. Those rights are restricted because you are serving the government, and it is important to maintain the integrity of the government services. Also, noise pollution. Now, noise pollution, it came up if you have the loudspeakers, let's say. If you use the loudspeakers, what you are doing? In a way, you're creating noise pollution. You are creating noise pollution. Then the state has came up with several restrictions on loudspeaker, that you must not use loudspeaker after 10 p.m. at night, and it must be less than particular limit, decibel limits, so as to not create a nuisance in the society, not create nuisances for the people who are suffering because of the noise pollution. But at the same time, if you see, this loudspeaker plays a very important role in propagation of ideas. Think about it. If Anna Hazare was sitting in Ramlila Maidan and he wants to speak something, he cannot shout too loud for 50,000 people to listen. So it becomes paramount to have a mic and a loudspeaker and speak on it. So in one way, the loudspeaker infringes your fundamental right, because you have the right to be silent. You have the right to not hear, that I don't want to hear, and nobody can force you to hear. But at the same time, loudspeaker becomes a very important instrument in propagating the ideas. Until a leader speaks on a loudspeaker, how would the people listen? If our Prime Minister goes and addresses a public rally, he cannot shout for the thousands of people to hear. The opposition leader goes on to address the public rally, and if there are elections, two candidates are debating, let's say, and there is public who wants to hear that, cannot be done without loudspeakers, cannot be done without mics. So they play a very important role in propagating the freedom of speech and expression. But they must not be used in such a way that it creates problem for the society and becomes noise pollution. Also, the religious ideas are being propagated using loudspeakers. You have the right to profess, propagate, and practice your religion, and loudspeaker also plays an important role in that. But at the same time, reasonable restriction is that it should not be converted into noise pollution. Supreme Court has came up and said that use of loudspeakers just for propagating of the ideas of religion is not allowed. So there has to be reasonable restrictions. Now let us come to this grounds of restriction and quickly go through all the restrictions. Sovereignty and integrity of the nation. We all know what does it mean. An aggravated form of criticism or dissent which creates law and order problem, which creates problem for the security of state and for the sovereignty and integrity of the nation. That will be the ground for restrictions of any of those rights. For example, if you are making a speech, as I have already told you, the two poets doing Jugalbandi, it may hurt the sovereignty and integrity of the nation. When we say integrity of the nation, it simply means if there is internal disturbance and two factions and two sections or two communities are fighting with each other, the integrity is hurt. That means there is no unity in the country. And it is a reasonable ground against all the freedoms which have been given. Similarly, security of the state. Now we see public order is a broader term.
This is public order and security of the state comes here, because this is more intense. When we say security of the state, it simply means that any of those fundamental rights, if it has the intention to throw the established government and to create any security issue for the state, then it will be considered as a valid ground for limiting or restricting the fundamental right of freedom. So security of the state again plays a very important role as a ground on which restrictions can be imposed. Public order, anything under section 144 of CRPC, more than 4 people standing in a group in an area can create problems, because they may be involved in rioting or they may be involved in, not everybody. If you standing on the road, 4 लोग खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं और पुलिस आके कहे कि जाओ, नहीं. बट जब 144 धारा लगी रहती है, आपने सुना होगा ना, कर्फ्यू लगता है, उससे पहले 144 लगती है. इफ देयर इज सम प्रॉब्लम in the vicinity and the scene may turn out to be problematic, the police, local administration may impose 144 sections of the CRPC. This also, because this is covered under the public order, to maintain the public order we need to impose 144 section of the CRPC. Then comes the friendly relation with the state. Now if we have very good relation with some country and we start to form association, we start to express our viewpoint in such a way that it embarrasses India in their image, then it's a valid ground to put restriction on the freedom. Some legislation brought by the government which concerns the friendly state, and also a decision taken by the government which concerns the friendly state, the government also has the power to limit the criticism on these two, so that our relation with the friendly state is not infringed or hurt. Then we've already discussed decency and morality. That simply means that any obscene material, if you are trying to circulate it through songs or pictures or films, they in one or the other way hurts the decency and morality of the country. And the different standards of decency and morality are different, and it is time and space bound. What was considered decency and morality 50 years ago is not considered decency and morality now. What is considered decency and morality in the Western world is not necessarily decency and morality in India. But according to the standard of our present society, everybody must use their freedom and express themselves within the limits so that they do not hurt the decency and morality standards of the society. Contempt of court. The high courts, the Supreme Court under Article 129 and High Court under Article 215 has the right, has the power to punish for its contempt. The High Court can also punish for the contempt of the lower courts. Why this is being made a ground? That, see, also parliamentarians are not allowed to discuss the conduct of the judges within the parliament and the legislative assembly. Their right 105 and 200 and 194, as we have discussed, they have the wider rights because there is no restriction. They can talk about anything in the parliament, but not the conduct of judges. Similarly, any constructive criticism is allowed, but not the contempt. Contempt is also of two types: criminal contempt and civil contempt. In criminal contempt, you obstruct the decisions or the functioning of the court in such a way that it is not able to deliver the justice. If court needs some evidence and you does not allow that evidence to reach the court, that means you are criminally contempting the court. You have made a criminal contempt. Why? Because you are obstructing the
decision making or the justice delivery to the people. So under Article 129 and under Article 215, the court have the power to punish for the contempt of court and any of your freedom if it contempts the court and in a way it becomes an obstruction for the delivery of justice, that can be made a reasonable ground for restriction. Defamation, what is this? Trying to tarnish the image of a person in a very negative manner so that the right thinking people of the society thinks less about him or lower about him and shuns him or avoids him. That is defamation. Any publication made which tries to tarnish your image, that can be termed as defamation. Means a constructive criticism of the historical personality is allowed, but not the defamation. Constructive criticism of a government functionary is allowed, but not the defamation. Even the private people can form defamation cases, can file defamation cases in the court against another people. So this defamation case, it's very important because sometimes in speech and the heat of the moment, people speak whatever they like against the other person and tarnish their image. To stop that, it has been made a necessary restriction that defamation must not be the part of freedom of speech and expression, and it is a reasonable ground to obstruct or to limit your fundamental right. Then the incitement of offense. Incitement मतलब उकसाना या भड़काना. अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए उकसाएंगे या भड़काएंगे, what ends up happening is that can also become the ground for your fundamental rights to be limited. Okay. अब आप सोचिए कि कोई नेता आपके मोहल्ले में during the communal rights give some sort of speech which जो आपको भड़का दे, which incites you for creating some offense. And what is offense? Anything which the parliament has decided which is against the public order or security of the country. That if it is done, then that can be a reasonable ground for restriction of your fundamental right. तो आप भड़का नहीं सकते किसी को और फिर आप कोर्ट में जाके बोलोगे मैं तो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज कर रहा था. ऐसा नहीं होता है. आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ने लोगों को भड़का दिया जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया. ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फॉरेन कंट्री. Are the Commonwealth nation foreign country to India? Commonwealth nations are not the foreign country to India. You must remember this. They have been declared not a foreign country, but any country which is outside the Commonwealth of nation are foreign countries to India. President may by order declare any country as the foreign country. Also the Commonwealth countries as foreign country, but Commonwealth countries have not to be considered a foreign country by the Indians. So what does that means? It means that you can do anything, pass any comment or judgment or form any association against the Commonwealth of nations because those nations are not foreign nations. No. For the purposes of Article 19(1)(a) and Article 19(2), for the purposes of the right to freedom article, also G, also E, G, F, whatever is there, forming association or whatever. For the purpose of Article 19, Commonwealth countries will be considered as foreign countries. But for the constitution, other aspects of polity and administration, Commonwealth countries will not be considered a foreign country. Any country will not be considered, who is the part of the Commonwealth of Nations, will not be considered a foreign country, but will be considered a foreign country for the purposes of Article 19. This is important to understand. Now, I think we have already covered
all the aspects of right to freedom. We have seen what right to freedom is. We have seen how many freedoms are given to the citizens of this country. We have seen what is reasonable restrictions, what are the grounds of those reasonable restrictions, how the nexus have to be formed between the restrictions and the object needs to be achieved. So all these things must help you in clearing your prelims examination and solving the objective type questions, and also in the mains examination while writing the answer, and also in interview to form a larger and a broader and a wider viewpoint on issues relating to right to freedom. So thank you very much for joining me, and we will come up with the next topic in the next class. Thank you.